किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत दो अधिनियम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें एक है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम और एक बेहद ही महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये दोनों ही अधिनियम एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान से सुने, पढ़ें और कॉपी पेन लेके बैठें, जिनको आप साथ के साथ नोट करते चलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बनता है। और यहाँ से जो अपर एग्जाम है जो हम ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, उनमें आना कंपलसरी है। इसलिए दोस्तों किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लेना, पढ़ लेना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले भारत शासन अधिनियम 1919। इसको हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की प्रकृति पे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन जो बनता है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 1919। और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम है दोस्तों, इसी को हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। पिछली कक्षा में हम भारत शासन अधिनियम 1909 पर डिस्कस कर चुके हैं, और जिन लोगों को इसमें समझने में दिक्कत आए वो पिछली वीडियो को देखें, वहां से जुड़ा हुआ ही कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं और उसी से लिंक करके आपको दोस्तों बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि जिस समय भारत शासन अधिनियम 1919 आ रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, फिर से सुनिए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, आंसर क्या होता है, 1919। इसमें देखें इस समय क्राउन कौन है। अगर हम क्राउन की बात करें, ब्रिटेन के राजा की बात करें, तो आंसर क्या देंगे दोस्तों, जॉर्ज पंचम। क्या आंसर देंगे दोस्तों, जॉर्ज फिफ्थ या पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जिस समय यह अधिनियम आया उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन है, और दोस्तों भारत का भारत सचिव कौन है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी हम डिस्कस करना है। ये दोस्तों ये पहला नाम है, ये किसका है दोस्तों, ये भारत सचिव का नाम है। किसका नाम है दोस्तों, भारत सचिव का। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वाले अधिनियम में किस तरीके से ये एक्ट बनाया गया है और ये नामों को किस तरीके से रखा गया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात करूँ दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों, भारत के वायसराय हैं। कौन है दोस्तों, भारत के वायसराय हैं। गवर्नर जनरल एंड वायसराय पूछा जाए तो चैम्सफोर्ड आंसर होगा। अगर आपसे भारत सचिव पूछा जाए तो मॉन्टेग्यू होगा। अगर आपसे क्राउन पूछा जाए तो जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम आंसर होगा दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। ये जो जॉर्ज पंचम हैं, ये 1910 से 1936 तक रहे हैं। कब से कब तक दोस्तों, 1910 से 1936 तक। अभी मैं आपको जो दिल्ली दरबार हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रावधान आए हैं, आइए उन प्रावधानों को कवर करते हैं, उन प्रावधानों को देखते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो 1919 का अधिनियम आ रहा है तो इसके कारण क्या है दोस्तों, तो कारण भी थोड़ा ध्यान रखना। कारण क्या क्या है। पहला कारण अगर हम देखें तो होम रूल जो है, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया है। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा दोस्तों, तो यहाँ आंसर आता है ये 1916 में शुरू हुआ और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। कौन दोस्तों, एनी बेसेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका दूसरा कारण क्या है, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है इस समय, इसको भी ध्यान रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, तो फर्स्ट दोस्तों वर्ल्ड वार ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और कारण यहाँ पे ध्यान रखना है, सुधारवादी आंदोलन चलने लगे हैं और यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका में कौन आ गए दोस्तों, गांधी जी आ गए। और गांधी जी क्या चला रहे हैं दोस्तों, सुधारवादी आंदोलन। इसको थोड़ा ध्यान रखना, सुधारवादी आंदोलन चलने शुरू हो गए और यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो गई दोस्तों, गांधी जी। इसके कारण कौन सा अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया। ये दोस्तों आपको कारण बताने हैं। आइए दोस्तों यहाँ प्रावधान देखते हैं। अगर हम प्रावधान की बात करें दोस्तों, तो प्रावधान में हमें क्या क्या ध्यान रखना है उस पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्रावधान की बात करें
तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो शासन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है और वो किस तरीके का। एक तो यहाँ प्रांतों में यहाँ द्वैध शासन लाया गया और द्वैध सदनात्मक व्यवस्था, दोनों में दोस्तों डिफरेंस ध्यान रखना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत यहाँ पे प्रावधान में देखिए, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 2 बातें, आपको थोड़ा इनमें अंतर समझ में आ जाएगा जिससे आसानी से क्लियर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बात करें तो 2 बातें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो द्वैध सदनात्मक व्यवस्था आई है, कौन सी दोस्तों, द्वैध सदनात्मक, एक तो इस व्यवस्था को ध्यान रखना है और दूसरा ध्यान रखना है दोस्तों द्वैध शासन। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, द्वैध शासन। अब देखो ये आपको लगभग एक जैसे लगते होंगे लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। द्वैध सदनात्मक व्यवस्था है ये दोस्तों कहाँ आई है, केंद्र में, सेंटर में आई है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका मतलब है कि जो विधायी पावर है यानी कि कानून बनाने के जो तरीका है उसके लिए 2 जगह बांट दिया। यानी कि यहाँ पे हमें कहना चाहिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में जो द्वैधात्मक व्यवस्था है, जो कानून बनने हैं, विधायी शक्ति हैं, वो दोस्तों कितनी जगह कर दी गई, 2 जगह कर दी गई। जिनमें अगर हम बात करें 2 टाइप, यानी केंद्र में सदनात्मक व्यवस्था यानी विधायी, विधायी का मतलब कानून बनाने की पावर, कितनी जगह कर दी है दोस्तों, 2 जगह। अब 2 जगह कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक तो राज्य परिषद का गठन किया गया, राज्य परिषद, ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी आपको यहाँ से संसद समझ में आ जाएगा। जो लोकसभा राज्यसभा क्या है वो यहीं से स्टार्टिंग इसकी होती है और वो रूप निकल के आता है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें हम दोस्तों विधानसभा, 2 बातें ध्यान रखनी है, विधान, ये राज्य परिषद और विधान सभा। अब ये जो राज्य परिषद है ना दोस्तों, इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया दोस्तों, उच्च विधायिका। इसको क्या कहा गया दोस्तों, उच्च विधायिका, उच्च विधायिका। और ये जो विधानसभा है दोस्तों, इसको क्या कहा गया, निम्न विधायिका। क्या कहा गया दोस्तों, निम्न विधायिका, उच्च विधायिका और निम्न विधायिका। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या अंतर है, ये जो उच्च विधायिका और निम्न विधायिका है इसमें क्या हो गया ऐसा करने से, यानी कि जो कानून बनाने की पावर है दोस्तों वो कितनी जगह बांट दी, तो आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों 2 जगह बांट दी। यहाँ पे ये जो उच्च विधायिका है या राज्य परिषद जिसको दोस्तों कहा गया, ये आज की डेट में क्या है दोस्तों, इसकी तुलना हम राज्यसभा से करते हैं। किससे दोस्तों, राज्यसभा से। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें निम्न सदन, तो निम्न सदन दोस्तों किसको कहा जाता है, लोकसभा को। अभी क्वेश्चन जो पूछे गए उन पर मैं डिस्कस करूंगा। ये आज की डेट में क्या किस में काम कर रही है, लोकसभा में। फिर से आप सुनिए, यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जिनमें दोनों में ही क्या होता है, कानून पारित होता है। अगर संसद के अंग दोस्तों पूछे जाएं तो हमें 3 बताने हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, संसद के सदन, संसद के 2 सदन जहां कानूनों का निर्माण होता है। और जो 2 सदन हैं उसमें जो निम्न सदन दोस्तों कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है, और जो उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों वो राज्यसभा को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, उच्च विधायिका कर दिया और निम्न विधायिका कर दिया। निम्न विधायिका जो है ये लोकसभा है, उच्च विधायिका जो है ये क्या है, राज्यसभा है। दूसरी बात, यहाँ पे द्वैध शासन की बात अभी मैं आपको समझाऊंगा, द्वैध शासन क्या है इस पे अभी बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप केंद्रीय द्वैध सदनात्मक व्यवस्था क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखें तो इसमें जो सदस्य संख्या है वो सदस्य कितने थे, 60। यहाँ सदस्य कितने थे, 60। और यहाँ पे सदस्य दोस्तों कितने थे, तो यहाँ सदस्य आपको जो बताने हैं वो सदस्य संख्या है दोस्तों 144। अब ये 144 सदस्य संख्या है, इसमें से दोस्तों कुछ मनोनीत हैं और कुछ कैसे हैं, निर्वाचित। यहाँ पे मैं मनोनीत की बात करूँ तो मनोनीत कितने हो गए दोस्तों, 40 हैं। और यहाँ पे जो निर्वाचित हैं वो कितने हैं, 104। 104 सदस्य कैसे थे, निर्वाचित। अब निर्वाचित कहाँ से हो रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता है 1909 के भारत शासन अधिनियम में, या जो मैंने आपको बताया था
1909 का भारत शासन अधिनियम, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम कौन से अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम को। वहां पे दोस्तों पहली बार चुनाव शुरू हो गए हैं और चुनकर ही जो लोग आ रहे हैं, वहीं पर कैसे चुनाव होगा, किस तरीके का होगा, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पे आप ये देखिए कि जो सदस्य निर्वाचित होकर आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ निर्वाचित केवल कितने हैं? 104। मनोनीत कितने हैं दोस्तों? 40। टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 144। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा उसमें एक पॉइंट ये आएगा कि इनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। तो बढ़ाकर कितनी की गई है वो हम वहां बात कर लेंगे। यहाँ वर्तमान में कितनी है इसको आप देखिए। यहाँ पे कितने सदस्य हैं दोस्तों? 60 हैं। इस 60 में से आप देखिए 34 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। कैसे होंगे? निर्वाचित। और मनोनीत कितने हो जाएंगे दोस्तों? 26। मनोनीत सदस्य यहाँ पे कितने हैं? 26। ये संख्या दोस्तों ध्यान रखनी है। मनोनीत 26 और निर्वाचित 34, ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब यहाँ पे चुनाव किस तरीके से हो रहा है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों हम चुनाव की बात करें, चुनाव का प्रकार क्या है, मत का प्रकार क्या है, तो इस चुनाव में नेक्स्ट देखते हैं हम चुनाव का प्रकार। अगर हम दोस्तों प्रकार की बात करें तो एक तो ध्यान रखना है, यहाँ प्रत्यक्ष मतदान हुआ है। यही चुनाव कैसा हुआ है दोस्तों? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जहां जनता सीधा वोट करती हो, लेकिन दोस्तों ये प्रत्यक्ष जरूर है लेकिन सीमित है। प्रत्यक्ष है, दूसरी बात सीमित है। इसकी मैं भी बात करूंगा क्या है सीमित का मतलब यहाँ पे। तीसरी बात हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखनी है, पहली बार महिलाओं को, इसको महिलाओं को अधिकार दिया गया है, यानी महिलाओं को इस वोटिंग में शामिल किया गया है, इसको हमें ध्यान रखना है। क्या महिलाएं 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो चुनाव हुए थे उनमें शामिल थी? तो क्या बताओगे दोस्तों? थी। प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे सीधा जनता ने वोट किया है। प्रत्यक्ष जैसे हम लोकसभा के वोट डालते हैं, राज्यसभा के वोट डालते हैं, गांव में प्रधान जो होता है मुखिया उसके वोट डालते हैं, तो ये कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सीमित का दोस्तों यहाँ मतलब क्या है, यानी कि सीमित में अगर देखें तो 3 बातें हैं, 3 कंडीशन लागू हैं। और 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं वो देखिए दोस्तों। एक तो जो व्यक्ति कर देता हो, टैक्स देता हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास संपत्ति हो दोस्तों, वो भी व्यक्ति यहाँ पे वोट डाल सकता है। तीसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पे है कि जो शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त अगर व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, वो भी यहाँ पे क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। तो सीमित का मतलब यानी कि जो टैक्स देता हो, कर देता हो, जिसके पास संपत्ति हो, जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली हो, वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? वोट डाल सकते हैं। आज की सिचुएशन क्या है दोस्तों, इसको भी सुन लो। अगर वर्तमान में हम देखें कि वोट डालने का जो अधिकार है ये हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आंसर क्या दोगे दोस्तों? वर्तमान में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 326, 326 वर्तमान में जो संबंधित अनुच्छेद है हमारा, जिसके आधार पर हम वोट डालते हैं, वो कौन सा है? अनुच्छेद 326। और इसमें दोस्तों क्या लिखा है इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो शब्द लिखा हुआ है, यानी कि किस आधार पर हम वोट डालेंगे, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो वयस्क मताधिकार। कौन सा शब्द दोस्तों लिखा हुआ है, किस आधार पर हम वोट डालेंगे? तो वयस्क मताधिकार। यानी कि हर कोई व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है, वो लोग वोट इसमें डाल सकते हैं। यह बात संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी हुई है। इसको दोस्तों आप ध्यान रखना, ऐसे लोग मतदान यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे प्रकार आपको समझ में आ गया, प्रत्यक्ष हो गया, सीमित होगा, और महिलाओं को भी इसमें दोस्तों शामिल किया गया है। फिर से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा था प्रावधान, और प्रावधान में मैंने क्या कहा? प्रावधान में केंद्रीय जो द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ लाई गई है दोस्तों? केंद्र में लाई गई है। 2 सदन कानून निर्माण के लिए बना दिए। उच्च विधायिका जिसको राज्य परिषद कहा गया, निम्न विधायिका जिसको विधानसभा कहा गया। विधानसभा किस में परिवर्तित हो जाएगी? लोकसभा में। और जो उच्च विधान यानी उच्च विधायिका है या राज्य परिषद है, ये किस में सभा शामिल हो जाएगी या किस में बदल जाएगी दोस्तों? तो राज्यसभा में बदल जाएगी। इसमें सदस्य संख्या 144 और इसमें सदस्य संख्या 60। इसमें निर्वाचित कितने दोस्तों? 34, मनोनीत 36। 144 में से निर्वाचित कितने? 104 और मनोनीत कितने दोस्तों? 40। नेक्स्ट देखते हैं द्वैध शासन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, हालांकि नेक्स्ट स्लाइड पे करवाऊंगा, यहाँ सुनिए।
केंद्र में द्विसदनात्मक का मतलब है जहां कानून बनाने के दो स्तर हों। द्वैध शासन का मतलब है जहां शासन चलाने के दो स्तर हों। शासन दो स्तर कैसे द्वैध शासन देखते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं द्वैध शासन, यहां से थोड़ी बैकग्राउंड में आपको ले चल रहा हूं। फ्लैशबैक में आप देखिए कि द्वैध शासन है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई है। तो सबसे पहले बंगाल में इसकी द्वैध शासन की स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, और बंगाल में द्वैध शासन चला था ये 1765 में। इसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में ये चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो चला था ये कब चला था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जहां पर बीओसी और बीओडी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दो निकाय दो सिस्टम बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यहाँ द्वैध शासन कंपनी में कब आ गया दोस्तों, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके बाद दोस्तों अगर पूछा जाए भारत में द्वैध शासन, तो भारत में जो आया है वो कब आया दोस्तों, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसकी मैं दोस्तों अभी बात करने वाला हूं, जिसको मैं अभी दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, द्वैध शासन तो पहले से चल रहा है, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप देखिए, द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है। तो जनक जो कहा जाता है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ये पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन है, बताइए। अंग्रेजी में इसे डायरकी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरकी। डायरकी जो कहते हैं हम किसको कहते हैं, द्वैध शासन को। इसका जनक दोस्तों लिख लीजिए, कौन है, लियोनस कार्टियस, यानी जनक लियोनस कार्टियस। ध्यान रखना दोस्तों, द्वैध शासन का जनक कौन है दोस्तों, लियोनियस या लियोनस कार्टियस। ये इसने एक बुक लिखी थी दोस्तों, इसकी बुक का नाम ध्यान रखना, बुक लिखी थी इसमें डायरकी। कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों, डायरकी। ये जो डायरकी है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, लियोनस कार्टियस के द्वारा लिखी गई। और ये जो डायरकी है, इसी का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों द्वैध शासन। तो द्वैध शासन बुक या डायरकी बुक लियोनस कार्टियस ने लिखी। इसे क्या कहा जाता है, द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। हालांकि द्वैध शासन पहले से चल रहा है, इसने जो डायरकी बुक लिखी है इससे पहले से चल रहा है, लेकिन उसको औपचारिक मान्यता नहीं थी। यहाँ से औपचारिक फॉर्मलिटी या फॉर्मल जो है वो यहाँ पे पूरी उपयोग कर दी गई है, इसलिए इसको जन्मदाता कह दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों द्वैध शासन में हुआ क्या क्या है। द्वैध शासन ये कहाँ लागू हुआ, तो यहाँ दोस्तों देखना है कि द्वैध शासन जो लागू हुआ है वो दोस्तों कहाँ हुआ है, प्रांतों में। कहाँ हुआ है दोस्तों, प्रांतों में। बोले तो किसमें दोस्तों, राज्यों में। यानी कि चाहे आप जानू कह दो चाहे बाबू कह दो, जानू बाबू दोनों क्या हैं, एक ही हैं दोस्तों। चाहे आप प्रांतों में कह दो चाहे आप राज्यों में कह दो, या इसी को दोस्तों उत्तरदायी शासन, यानी उत्तरदायी शासन की शुरुआत, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन का मतलब यही है कि निम्न स्तर पर भारत के लोग शासन करें और उनके ऊंचे लेवल पे दोस्तों कौन शासन करें, अंग्रेज शासन करें। यही क्या है, द्वैध शासन, दोहरा शासन। जैसे जो 1765 का द्वैध शासन था, इसमें जो वसूली के अधिकार थे, कानूनी बोले तो न्याय के जो अधिकार थे, वो वहाँ के गवर्नर जनरल ने ले लिए, जो बंगाल का गवर्नर था उसने ले लिए, और सेना चलाने का, शासन चलाने का अधिकार वहाँ के नवाब को दे दिया। ये दो तरीके का, दो लोग जहाँ शासन करते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, द्वैध शासन। मेरे हिसाब से आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इसके बारे में क्या क्या हुआ है। इसमें देखिए, अगर दोस्तों द्वैध शासन चला है, अब आप सुनिए, द्वैध शासन चला है तो शक्तियों का विभाजन भी हुआ होगा। अरे द्वैध शासन कैसे चलेगा भाई, कोई विषय किसी के पास हो, कोई विषय किसी के पास हो, तभी द्वैध शासन चलता है। तो ये दो तरीके से चला। तो इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हुआ दोस्तों। क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या क्या बनता है उसको हम देखते हैं अभी। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किस तरीके से हुआ, इनको दो तरीके से बांटा गया, और वो दो तरीके दोस्तों कौन से हैं उनको फटाफट देखिए। यानी आरक्षित विषय, यानी आरक्षित विषय, और दूसरे कौन से थे दोस्तों, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे थे हस्तांतरित, यानी कि ट्रांसफेरेबल और रिजर्व।
यानी आरक्षित बोले तो रिजर्व विषय और हस्तांतरित बोले तो ट्रांसफरेबल विषय। अब हस्तांतरित विषय कौन से थे, ट्रांसफरेबल, या फिर बात करें यहाँ पे रिजर्व विषय कौन से थे, इनके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो रिजर्व विषय या आरक्षित विषय वो विषय कहलाए जिन पर कानून बनाने का अधिकार, दोस्तों जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका था, कानून बनाने का अधिकार किसका था, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, यानी गवर्नर जनरल की या वायसराय की परिषद को था। सीधा सीधा कानून बनाने का अधिकार किसको था, या तो वायसराय या फिर वायसराय की परिषद, किसको, वायसराय की परिषद को, वायसराय की परिषद। यानी कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका था, या तो दोस्तों वायसराय का था या वायसराय की जो परिषद थी उसे हुआ करता था, वो विषय दोस्तों कौन से कहलाए, आरक्षित विषय कहलाए। हस्तांतरित विषय कौन कहलाए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका था दोस्तों, मंत्रियों का था। किसका था, मंत्रियों का अधिकार था कानून बनाने का। यानी कानून कौन बनाएगा, मंत्री। किस पर बनाएंगे, हस्तांतरित विषय पर। और रिजर्व विषय जो हैं, आरक्षित विषय जो हैं दोस्तों, इस पर कानून कौन बनाएगा, या तो वायसराय बनाएगा या वायसराय की परिषद बनाएगी। अब कौन कौन से विषय रखे गए उनकी थोड़ी मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जो विषय रखे गए दोस्तों, जैसे पैसे का काम, जो जरूरी विषय हैं जिनसे इनकम होती है, जो फायदे के विषय हैं, वो सब किसके पास होंगे, वायसराय के पास होंगे। जैसे अगर दोस्तों बात करें राजस्व विभाग, यानी पैसा किसके पास आएगा, अंग्रेजों के पास, तो राजस्व किसके पास होगा, वायसराय के पास। इसके बाद देखें दोस्तों पुलिस, यानी बल किसके पास होगा, ताकत किसके पास होगी, वायसराय के पास। इसके बाद देखें दोस्तों वित्त, यानी कि धन का मामला सब किनके पास होगा, वायसराय के पास। अगर बात करें दोस्तों न्याय, यानी कि जो जितने भी कोर्ट हैं वो किसके अधीन होंगे, वायसराय के अधीन। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्व, पुलिस, वित्त, न्याय ये आरक्षित विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय या वायसराय की परिषद को हुआ करता था। हस्तांतरित विषय पे कानून कौन बनाएगा दोस्तों, मंत्री। मंत्री कहाँ से आ रहे हैं, मंत्री का चुनाव हो रहा है, और चुनाव कब से हो रहा है दोस्तों, 1909 के भारत शासन अधिनियम से हो रहा है। 1909 के भारत शासन अधिनियम से हो रहा है, या मार्ले मिंटो अधिनियम से हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे कौन कौन से विषय रखे गए, तो भाई साहब अब आप जानते ही हो मंत्रियों को कौन कौन से मुख्य विषय हो गए, अंग्रेजों के पास। बाकी जो बचा वो किसके पास पहुंच जाएगा, मंत्री के पास। जैसे दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किसके पास होगा, मंत्रियों के पास, हस्तांतरित विषय। स्वास्थ्य के बाद और इसमें देखें दोस्तों कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये विषय किसके पास हो गए दोस्तों, मंत्रियों के पास। एक और लिख लो इस पर, स्थानीय स्वशासन, ये भी किसके पास होगा, मंत्रियों के पास। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर डिस्कस करना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उस पर डिस्कस समय है भी, आप कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमें जो ध्यान रखना है, देखो जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके लेवल में पूछे जा रहे हैं उन्हीं के लेवल से मैं आपको यहाँ पे जो आपकी पॉलिटी है उसको कवर कर रहा हूँ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए यहीं से निकल के आएगा, जो हमारी आजकल परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि हम जो अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो सबके सब दोस्तों परीक्षाएं देते हैं, और परीक्षाएं किस लेवल की हो रही हैं, किसने शुरू की, कब से शुरू हुई, उन सारी बातों पर दोस्तों अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सिविल सेवा का जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा जाए दोस्तों, सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। ये यूपीएससी वगैरह में कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो आंसर दोस्तों हम क्या देंगे, कॉर्नवालिस। आंसर दोस्तों क्या क्या देंगे, सिविल सेवा का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि क्या बताना है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब देखो ये तो सिविल सेवा का जनक हो गया। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यूपीएससी का जनक या पीएससी का जनक, या आपसे पूछा जाए यूपीएससी की शुरुआत कब से हुई या पीएससी की शुरुआत कब से हुई, यानी संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत कब से हुई और लोक सेवा आयोग की शुरुआत कब से हुई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए इनको भी हम देख लेते हैं।
बात किसकी कर रहे हैं हम? 1919 की भारत शासन अधिनियम की। 1919 के भारत शासन अधिनियम। यहां से क्वेश्चन देखो किस तरीके से पुटअप हुए हैं, क्या पैटर्न रहा है एग्जामिनर का पूछने का। 1919 के भारत शासन अधिनियम की सिफारिश पर एक भाई साहब यहाँ पे आयोग बनेगा, और वो आयोग की डेट एग्जाम में पूछी गई है, ली आयोग। यानी कि ली आयोग कब बना? तो एक तो इसकी दोस्तों डेट ध्यान रखनी है, 1923। ली आयोग कब बना? 1923। और किस अधिनियम के तहत बना है दोस्तों? तो बताना है 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत क्या बना दोस्तों? ली आयोग। ली आयोग की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1924 में दी। ये जो ली आयोग है ये दोस्तों सिफारिश करता है, सिफारिश की इसने या रिपोर्ट दी, कुछ भी लिख लो। इसने जो सिफारिश की या रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट दोस्तों कब दी? 1924 में। और 1924 में इसने दोस्तों जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में दोस्तों क्या कहा है? तो इसमें इसने कहा, इसने जो रिपोर्ट दी इसमें कहा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें 20% जो लोग हैं वो भारतीय पदोन्नति से भरे जाएंगे, 40% जो हैं वो भारतीय लोग फ्रेश लिए जाएंगे, और 40% लोग जो हैं वो दोस्तों अंग्रेज भर्ती किए जाएंगे। यानी इसने क्या कहा था बताइए दोस्तों? इसने ये कहा कि इसने इसकी सिफारिश पर, इसने सिफारिश कब की? 1924 में। और 1924 में इसने सिफारिश में क्या कहा था कि जो हम एग्जाम लेंगे, अगर मान लो हमने 100 भर्ती की तो 100 भर्ती में से जो 20% भारतीय हैं, ये 20% भारतीय पदोन्नति से लिए जाएंगे। किससे दोस्तों? पदोन्नति। अगर यहाँ पे 40% की बात करें तो ये दोस्तों 40% फ्रेश लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे दोस्तों? सीधी भर्ती से, सीधी भर्ती से। दोस्तों अगला जो 40% बचा, ये जो 40% है यहाँ पे कौन भर्ती होंगे? अंग्रेज भर्ती होंगे, यानी ब्रिटिश भर्ती होंगे। कौन भर्ती होंगे दोस्तों? ब्रिटिश भर्ती होंगे। अब देखो इसने जो सिफारिश की ली आयोग ने, इसने रिपोर्ट दी 1924 में, लेकिन यूपीएससी कब बना दोस्तों? इंपोर्टेंट डेट, इंपोर्टेंट। यूपीएससी बोले तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसी को कहा जाता है शॉर्ट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। इसकी स्थापना दोस्तों पूछी जाए, इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1926 में। कब हुई है दोस्तों? 1926 में। ली आयोग की सिफारिश पर जो यूपीएससी बना है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय लोक सेवा आयोग। कब बना? 1926 में। इसने सिफारिश कब की है? 1924 में। ली आयोग कब बना है? 1923 में। किसके तहत बना है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको? बताइए। यूपीएससी, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो, उनका नाम आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख लो, सर रॉस बारकर। क्या थे? सर रॉस बारकर। यूपीएससी बना, इसके जो पहले अध्यक्ष, यानी पहले पहले वाले दोस्तों ध्यान रखने हैं, पहले जो अध्यक्ष हैं लिखना चाहो तो लिख लो, सर रॉस बारकर। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सर रॉस बारकर। ये बात मेरे हिसाब से दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ भी गई होंगी। और वर्तमान में अगर दोस्तों हम यूपीएससी की बात करें, यानी कि वर्तमान में यूपीएससी की बात करें तो वर्तमान में इससे संबंधित अनुच्छेद, यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद वर्तमान में संविधान में कहाँ है दोस्तों? इसकी भी बात कर लेते हैं। 312, 314, 315, यानी इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वर्तमान संविधान के अनुच्छेद में, तो 312 में है, 314 में है और 315 में है दोस्तों। वर्तमान में अगर पूछा जाए यूपीएससी संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आंसर 312 देना है। हालांकि 314 में भी प्रावधान है, 315 में भी प्रावधान है। यहां तक दोस्तों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे और इसमें क्या है। तो आगे और इसमें ध्यान रखना है दोस्तों,
जो द्वैध शासन शुरू किया था, द्वैध शासन शुरू किया, इसको समाप्त कब कर दिया, तो आगे अभी बताएंगे आपको। 1935 के भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन को दोस्तों समाप्त कर दिया जाएगा, और जो भारत परिषद चल रही है दोस्तों उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। आगे सुनिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत और क्या क्या प्रावधान हुए हैं दोस्तों, फटाफट उनको देखिए, समय कम है। कैग की नियुक्ति, CAG, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग को क्या कहते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति की गई है। और वर्तमान में कैग अनुच्छेद किस आर्टिकल में पड़ता है, तो अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में किस अनुच्छेद में है, तो वर्तमान में अनुच्छेद आपको बताना है 148, 148 में है। दूसरी बात दोस्तों, यहीं पर दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, जो गवर्नर जनरल की या वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद, इसमें दोस्तों सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। इसमें यह कहा गया 6 में से 3 भारतीयों का होना अनिवार्य है। 3 भारतीयों का होना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है, जरूरी है। यानी आधे सदस्य कैसे होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। 6 में से 3 कैसे होने चाहिए दोस्तों, भारतीय होने चाहिए। आगे दोस्तों देखते हैं इसमें और क्या प्रावधान किया गया था। ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, इसमें प्रवेश लेने वाले पहले व्यक्ति मैंने आपको बताए थे 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम में किसको लिया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट व्यक्ति 1909 के अधिनियम में लिए गए थे, क्या नाम था दोस्तों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इनको आप ध्यान रखना। और ये किस कैसे सदस्य थे, विधि सदस्य के रूप में दोस्तों इनको लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या प्रावधान हुए थे। थर्ड पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत जो सचिव है, यानी कि जो भारत सचिव था, उसको वेतन कहाँ से दिया जाने लगा, भारत से दिया जाने लगा। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। भारत सचिव को दोस्तों वेतन कहाँ से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, भारत सचिव परिषद, भारत सचिव परिषद, इसको ध्यान रखना। ये पूछा हुआ कौन क्वेश्चन है, भारत सचिव परिषद का नाम बदलकर या भारत सचिव का, परिषद छोड़ो आप, इसको मैं बाद में बात करूंगा। अभी भारत सचिव का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों, भारत उच्चायुक्त, इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत उच्चायुक्त कर दिया। उच्चायुक्त यानी कि जो भारत सचिव था उसका, भारत सचिव को का जो नाम है वो बदलकर दोस्तों क्या कर दिया, भारत उच्चायुक्त। इसको ध्यान रखना है, भारत सचिव का नाम बदलकर भारत उच्चायुक्त कब किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में दोस्तों किया गया था। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जो केंद्र व राज्यों में जो बजट था उस बजट को अलग अलग कर दिया। केंद्र व राज्यों के बजट को अलग अलग कर दिया। कैसा कर दिया दोस्तों, अलग अलग कर दिया। ध्यान रखना है, 2 बार 2 लिख दिया है, अलग अलग कर दिया। ये जो शामिल कब किया गया था दोस्तों, अगर पूछा जाए केंद्र और राज्यों का जो बजट है ये शामिल कब हुआ, तो बताना है 1833 का चार्टर। 1833 का चार्टर, जिसमें केंद्र और राज्यों के बजट को दोस्तों क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। यानी कि एक बात और ध्यान रखनी है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जो आधार था उसको बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग का आधार बढ़ाया गया। इसका दोस्तों क्या मतलब है,
यानी सांप्रदायिक निर्वाचन इसका आधार बढ़ा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, आपने देखा था कि सबसे पहले मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, यानी कि किसको आरक्षण दिया गया दोस्तों, मुस्लिम को। कौन से एक्ट के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। अब ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है इसका आधार बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए फिर अब इसमें किस किस को इन्होंने शामिल कर दिया। अगर हम बात करें 1919 की, तो इसमें देखो दोस्तों सिखों को शामिल कर दिया, इनको भी अब रिजर्व कर दिया, इस संप्रदाय के आधार पर बांट दिया। सिखों के बाद देखें ईसाई, इनको भी शामिल कर लिया। ईसाइयों के बाद देखें यूरोपीय, इनको भी शामिल कर लिया। और यूरोपीय के बाद ध्यान ध्यान रखना है दोस्तों, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इनको भी शामिल कर लिया। इसका जो दायरा है दोस्तों वो अभी और बढ़ाया जाएगा, और वो कब बढ़ाया जाएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। यहाँ पे दोस्तों देखें तो यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन है, इन सबको जो सांप्रदायिक निर्वाचन हो रहा है इसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को और एंग्लो इंडियन को यहाँ पे शामिल कर लिया गया। कौन से अधिनियम में दोस्तों, 1919 के अधिनियम में। इसको दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और बचती है, उसको भी आप देख लीजिए, अभी उसको फिनिश कर देते हैं। यानी कि 8 फरवरी 1921 को, 8 फरवरी 1921 को दोस्तों नरेश मंडल का गठन किया गया था। किसका दोस्तों, नरेश मंडल का गठन। और इसमें क्या कर दिया दोस्तों, इसमें जो स्टेट हैं उनके राजकुमारों को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया दोस्तों, ये 121 प्रिंसली स्टेट बने। कौन बने दोस्तों, प्रिंसली स्टेट। यानी कि जो 121 राज्य थे उनके जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनका एक मंडल बना दिया दोस्तों। उसे क्या कहा गया, नरेश मंडल। कब बना दोस्तों, 8 फरवरी 1921 को बना था। इतना दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम देखें, ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसको आप देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए, अधिनियम को रिव्यू करने के लिए या जांच के लिए 1927 में दोस्तों, 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। कौन भारत आया दोस्तों, साइमन कमीशन। और साइमन जो कमीशन है दोस्तों, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी दोस्तों, तो रिपोर्ट बताना है जो गोलमेज सम्मेलन थे, गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन है, इसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये कितने थे दोस्तों, 3। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, 3 हुए, 1930, 1931 और 1932। और 1932 में दोस्तों यहाँ पे अंबेडकर जी को रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा क्या दिया गया दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई। किसकी की गई, दलितों के लिए सांप्रदायिक अवार्ड। यहाँ पे जो मिला है 1932 में, किसको मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्या मिला दोस्तों यहाँ पे, कम्युनल अवार्ड, बोले तो सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा की, ये घोषणा किसके द्वारा दोस्तों की गई, तो उस समय जो रैमजे मैकडॉनल्ड हैं, रैमजे मैकडॉनल्ड, इनके द्वारा दोस्तों, रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत है या कम्युनल अवार्ड है, इसकी घोषणा कर दी गई। और इसे लेके दोस्तों कौन आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि दोस्तों इसको पूना पैक्ट ये पूना पैक्ट हुआ है अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच। इसमें इस सांप्रदायिक पंचायत को दोस्तों
समाप्त कर दिया गया। पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ है और इसमें दोस्तों इस सांप्रदायिक पंचायत को क्या कर दिया दोस्तों, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। होगा ये कि गोलमेज सम्मेलन जैसे ही खत्म होगा तो 1932 में दोस्तों, यही बता दे रहा हूँ, 1932 में एक श्वेत पत्र जारी होगा। क्या होगा दोस्तों, एक श्वेत पत्र जारी होगा और ये श्वेत पत्र जो जारी हुआ, यही श्वेत पत्र आधार बनेगा दोस्तों, बेस बनेगा, आधार बनेगा 1935 के अधिनियम का। इसका दोस्तों 1935 के अधिनियम का आधार जो बना वो गोलमेज सम्मेलन में जो पारित होगा एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, वही आधार बनेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर रोकते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला अधिनियम अगर अभी हम करते हैं तो उसमें भी 30-40 मिनट लग जाएंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। इसलिए इस क्लास को आज यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।